नमस्कार मित्रों, शुरू करते हैं। हम लोग वाक्य पढ़ रहे हैं और वाक्य के अंदर हम लोग जो आज विषय लेने वाले हैं, जो पॉइंट लेने वाले हैं, वह है संयुक्त वाक्य। देखो, हम लोगों ने अभी तक साधारण वाक्य देखे, हम लोगों ने मिश्र वाक्य भी देखे, हमने उपवाक्यों के प्रकार देखे। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य के बारे में। संयुक्त वाक्य क्या चीज़ है? संयुक्त वाक्य असल में समानाधिकरण उपवाक्यों का एक समूह है। क्या मतलब निकला इस बात का कि दो स्वतंत्र वाक्य होंगे या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होंगे, और वो जो स्वतंत्र वाक्य हैं उपवाक्य, उनसे मिलकर जो वाक्य बनेगा उसे आपने संयुक्त वाक्य कहा। तो अब जैसे हम लोग इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा होगी, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों, उसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है मित्रों, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है इसके अंदर कि ये जो दो से अधिक या दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे, ये क्या हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, ये जो वाक्य हैं, ये उपवाक्य साधारण वाक्य या मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य हो सकते हैं। यानी दो तीन चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहली चीज़ कि संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे। दूसरी चीज़, ये जो उपवाक्य होंगे वो साधारण वाक्य भी हो सकते हैं, मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं। और तीसरी चीज़, ये उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। ये उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। तो अपने को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक वाक्य होंगे जो स्वतंत्र होंगे और जो जुड़े हुए होंगे। जब हमने कहा जुड़े हुए होंगे, तो जुड़े किससे होते हैं? तो ध्यान रखिए, ये वाक्य योजकों से जुड़े हुए होते हैं। ये उपवाक्य योजक से जुड़े होते हैं। ये जो योजक हैं, इन योजक के बारे में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि असल में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये योजक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। जरा एक बार हम चीज़ों को समझ लें, हमने क्या लिखा अभी तक। हम बात कर रहे हैं संयुक्त वाक्य के बारे में, जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे। क्लियर? ये जो उपवाक्य होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये साधारण या मिश्र या मिश्रित, दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। ये उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, और साथ ही साथ ये योजक से जुड़े रहते हैं। और इन योजक को हम समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। तो ये जो उपवाक्य हुए, इन उपवाक्यों के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि चूंकि इस संयुक्त वाक्य के अंदर ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? ये समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। संयुक्त
वाक्य के उपवाक्य समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। समानाधिकरण उपवाक्य का मतलब क्या निकला? ऐसे उपवाक्य जो परस्पर स्वतंत्र रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण लेते हैं, जैसे पत्नी भोजन पका रही थी और पति कपड़े धो रहा था। ठीक है, दो वाक्य हो गए। पति कपड़े धो रहा था, पत्नी भोजन पका रही थी। और ये जो जुड़ा है, ये किन से जुड़ा है? ये और शब्द से जुड़ा। और आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय है, इससे जुड़ा हुआ है। ये दोनों उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र हैं और दोनों साधारण वाक्यों का एक उदाहरण हमारे सामने देते हैं। चलिए इसी में लेते हैं एक और उदाहरण। यहाँ पर दोनों उपवाक्य साधारण हो गए। रमेश, या इसको नाम को छोड़ देते लिख देते हैं, वह मूर्ख है। ठीक है, हम किसी की बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति मूर्ख है, इसलिए जब कोई अवसर उसके समक्ष आता है तब वह उसका उपयोग नहीं कर पाता। क्या वाक्य बना? वह मूर्ख है, इसलिए ये योजक हो गया संयुक्त वाक्य के लिए। जब कोई अवसर उसके समक्ष आता है तब वह उसका उपयोग नहीं कर पाता, यह वाक्य साधारण वाक्य हो गया। और ये इसलिए के बाद वाला वाक्य है, यह मिश्र वाक्य हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन से वाक्य आ गए? यहाँ पर साधारण वाक्य भी आ गया और मिश्र वाक्य भी आ गया। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि संयुक्त वाक्य के अंदर केवल साधारण वाक्य ही होते हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एक साधारण एक मिश्र हो सकता है उपवाक्य, इसमें दोनों साधारण हो सकते हैं, या इसमें दोनों मिश्र वाक्य हो सकते हैं। तो आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाना चाहिए कि जो उदाहरण है, ये उदाहरण संयुक्त वाक्य के उदाहरण है, जिसके अंदर हमने योजकों से इनको जोड़ने का प्रयास किया। आगे बढ़ते हैं। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, ये 4 प्रकार से योजकों का काम करते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर। तो जरा हम उसको समझने का प्रयास करें कि वो कौन कौन से हैं। योजक, या जिनको आप समुच्चय बोधक अव्यय कहते हो, ये अव्यय 4 प्रकार के होते हैं संयुक्त वाक्यों के अंदर। ठीक है साहब, सबसे पहला जो प्रकार रहेगा इनका, वह रहेगा संयोजक। संयोजक के अंदर आप किन समुच्चय बोधक अवयवों को रखते हैं, किन योजकों को रखते हैं, जरा उनके नाम नोट करें।
और एवं व तथा भी इत्यादि। तो ये वो योजक हो गए जिनसे ये वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गए जो योजकों का काम करते हैं और ये संयोजक प्रकार के हैं। इनका उदाहरण लेते हैं एक जो हमने लिया था कि पत्नी खाना पका रही है और पति कपड़े धो रहा है, वो भी इसी में रखा जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं, सुरेश चला गया एवं महेश रुक गया। एक चला गया और एक रुक गया। तो ये जो एवं आपने लगाया है यहाँ पर, और भी आप लगा सकते हो, यह संयोजक प्रकार का समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब लेते हैं विभाजक। ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो विभाजक का काम करते हैं, विभाजक श्रेणी में है। इसमें आने वाले जैसे या तो और या, अकेला या आ गया, या ये जो या आया ये या तो के साथ आया, या तो डैश डैश या, वह अथवा क्यों नहीं, किंवा, न कि, चाहे चाहे, चाहे चाहे दो बार आया है। उदाहरण लेते हैं इसके कि चाहे चाहे चाय पी लो, चाहे दूध पी लो। ठीक है, चाय पी लो या दूध पी लो, आपकी मर्जी है। चाहे चाय पी लो, चाहे दूध पी लो। चलिए, वह अध्यापक, वह मनुष्य कर देते हैं, वह मनुष्य है किंवा राक्षस, मतलब उसने सामने वाले व्यक्ति को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके सामने वाले के हाथ पैर टूट गए। तो जिसने पीटा उस आदमी के बारे में कथन है कि वह मनुष्य है किंवा राक्षस, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाओ कि वो आदमी है कि राक्षस है ना। तो किंवा विभाजक वाला समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। या तो तुम भोजन कर लो, या उसे करने दो। या तो तुम भोजन कर लो या उसे करने दो। तो या तो और या, तो ये विभाजक श्रेणी में रखे जाने वाले समुच्चय बोधक अव्यय हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है विरोध मूलक। विरोध मूलक अव्यय कौन कौन से हैं, जरा उनको देखें। ये हमारी थर्ड कैटेगरी हो जाएगी। विरोध मूलक, ये विरोध दर्शा रहे हैं, लेकिन, पर, परंतु, मगर, लेकिन, पर, परंतु, मगर, वरन, बल्कि, वरन, बल्कि, किंतु, केवल,
तो भी इतने पर भी, तब भी, इत्यादि। तो ये जो है ये सारे विरोध मूलक समुच्चय बोधक अव्यय हैं जिनको हम संयुक्त वाक्य के अंदर योजक के रूप में काम में लेते हैं। इनके उदाहरण देखते हैं जरा। चलिए, वह उर्दू बोल सकता, वह उर्दू बोल सकता है पर लिख नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम जितने भी लोग भारत में रहते हैं ऑलमोस्ट सभी लोग जो हिंदी बोल सकते हैं वो उर्दू भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम जो भाषा काम में ले रहे हैं ये उर्दू ही है एक तरह की। बस इसकी जो लिपि है वह लिपि फारसी हो जाती है, पर्शियन या जो अरेबिक स्टाइल की लिपि है उसमें वो चली जाती है, पर्शियन स्क्रिप्ट में, फारसी लिपि में। बाकी हम जो बात कर रहे हैं वो उर्दू है, तो वह उर्दू बोल सकता है परंतु लिख नहीं सकता। अब जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं जनाब, है ना, जनाब महबूब, तो जनाब महबूब मैंने बोला आपको, जनाब महबूब क्या शब्द है? जनाब महबूब उर्दू का शब्द है। जनाब हम किसको बोलते थे? श्री के हिसाब से हम काम में ले लेते हैं। महबूब उस आदमी का नाम है, मेरे मित्र का नाम है, तो जनाब महबूब, तो मैंने बोल तो दिया उर्दू, लेकिन क्या मैं लिख भी सकता हूँ? है ना। तो उर्दू लिखना ये हर किसी की चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी उर्दू को जानते होंगे तो आप ये मैंने जनाब महबूब लिखा, ये जनाब हो गया, ये महबूब हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उर्दू स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल काम है। तो वह जो व्यक्ति है वह उर्दू बोल तो सकता है ना, लेकिन वो लिख नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम रुको मत बल्कि दौड़ कर जाओ। तुम रुको मत बल्कि दौड़कर जाओ। ठीक है, यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर बल्कि आ गया। और उदाहरण लेते हैं, देखो इसके एक उदाहरण और भी है। मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं थी। मुझे आपसे बहुत मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं थीं, परंतु सब व्यर्थ हो गई। मुझे आपसे बहुत अपेक्षाएं थी परंतु, है ना, ये क्या हो गया? विरोध मूलक योजक हो गया। एक और लेते हैं। वह देने में नहीं, वह देने में नहीं वरन लेने में विश्वास रखता है। क्या मतलब निकला? वह जो आदमी है वह आदमी देने में यकीन नहीं करता है, वो लेने में यकीन करता है। तो वरन शब्द आ गया है, परंतु आ गया, किंतु आ गया, ये शब्द क्या हैं? ये सारे विरोध मूलक योजक शब्दों के अंदर गिने जा सकते हैं। इसकी चौथी कैटेगरी आती है, वह है परिणाम मूलक समुच्चय बोधक अव्यय, जो कि योजकों के रूप में आते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई संयुक्त वाक्य क्या है। एक बार जरा रिकेप करें। संयुक्त वाक्य के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे। ये उपवाक्य साधारण वाक्य भी हो सकते हैं, मिश्र वाक्य भी हो सकते हैं।
ये जो उपवाक्य होंगे ये किसी न किसी योजक के साथ जुड़े रहते हैं। योजक कौन होते हैं? योजक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इनके कितने प्रकार हैं? इनके 4 प्रकार हैं, जिनमें से चौथा प्रकार हम लोग अब लिखने वाले हैं, वह है परिणाम मूलक योजक। परिणाम मूलक योजक। परिणाम मूलक योजक में हम किस किस को रखेंगे? अतः, अतएव, इसलिए, अतः, अतएव, इसलिए, सो, इस कारण। ठीक है, ये परिणाम मूलक अव्यय हो गए। वह शादी में गया है, वह शादी में गया है, अतः विद्यालय नहीं आएगा। वह शादी में गया है इसलिए विद्यालय नहीं आएगा। तो आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए मित्रों कि कहीं ना कहीं पर ये जो समुच्चय बोधक अव्यय हैं, ये योजक हैं, ये योजक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं संयुक्त वाक्य के अंदर। अब यहाँ पर एक गलती करते हैं बच्चे। वो क्या गलती करते हैं? वो रट लेते हैं। क्या रट लेते हैं? कि भाई संयुक्त वाक्य अगर हुआ तो इसमें उपवाक्य होंगे, स्वतंत्र होंगे, वो साधारण हो सकते हैं, साधारण और मिश्र हो सकते हैं, और वो योजकों के साथ में जुड़े रहेंगे। अब कोई वाक्य आपको दे रखा है, उस वाक्य के अंदर योजक नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? है ना? जैसे मान लीजिए एक वाक्य लिया मैंने कि सुरेश भोजन करता है, रमेश खेलता है। बताइए क्या इसको हम संयुक्त वाक्य में रखें या नहीं? आप में से कुछ लोग बोलते होंगे हाँ, आप में से कुछ लोग बोलते होंगे नहीं, क्योंकि योजक नहीं है यहाँ पर। जो हमने योजक शब्द पढ़े, जो 4 प्रकार पढ़े, उनमें से एक भी योजक यहाँ पर नहीं है। किंतु मित्रों आपने गौर किया कि यहाँ पर ये कॉमा है, अल्प विराम। तो इसका मतलब क्या निकला कि योजक अनिवार्य नहीं है, अल्प विराम से भी काम चल सकता है। इसका मतलब क्या निकला? ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट के रूप में लिख सकते हो। क्या? कि योजक अनिवार्य नहीं है, संयुक्त वाक्य में अल्प विराम भी हो सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि यहाँ पर कोई योजक न होने के बावजूद आपने इसको संयुक्त वाक्य में रखा। आपने योजक न होने के बावजूद संयुक्त वाक्य में क्यों रखा? आपने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर कॉमा आ गया, अल्प विराम आ गया। तो अल्प विराम कॉमा का काम कर सकता है, ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए। ध्यान रखिए, हम लोग जो संयुक्त वाक्य हैं उनको संकुचित भी करते हैं। तो कब और किन परिस्थितियों में हम संयुक्त वाक्यों को संकुचित कर पाते हैं या करते हैं, जरा उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। संयुक्त वाक्यों को संकुचित करना। देखिए मित्रों,
कोई भी जो बड़ा वाक्य है उस बड़े वाक्य को छोटा करना, कोई चीज़ का दोहराव अगर हो रहा है, रिपीटिशन अगर हो रहा है, पुनरुक्ति अगर हो रही है, तो उस पुनरुक्ति को हटाना, पुनरुक्ति दोष से बचना, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंदर जब हम संयुक्त वाक्य को रखते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, जरा उसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 4 प्रकार से हम संयुक्त वाक्य को संकोचित कर सकते हैं। क्या मतलब निकला कि जो आपका संयुक्त वाक्य है उसको हम 4 प्रकार से संकुचित कर सकते हैं। सबसे पहला प्रकार क्या है? सबसे पहला प्रकार है संयोजक। पहला प्रकार आ गया संयोजक, यानी 2 उपवाक्य जो उसमें दिए हुए हैं वो दोनों उपवाक्य या तो उनमें विधेय एक होगा या उनके अंदर मान लीजिए उनका उद्देश्य एक हो सकता है, या उसमें कोई ऐसी कॉमन चीज़ हो सकती है दोनों वाक्यों के अंदर जो हम हटा देंगे। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? या तो दोनों का विधेय एक होगा, जो उपवाक्य उसमें शामिल हैं संयुक्त वाक्य के अंदर, उन उपवाक्यों के अंदर उद्देश्य और विधेय होंगे, ये आपको पता है। साधारण वाक्य में आपको पता है कि एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है? यहाँ पर मान लीजिए 2 उपवाक्य हैं जिनमें दोनों के अंदर विधेय अकेला है, एक ही चीज़ है, एक ही आदमी है, एक ही वस्तु है, और या विधेय जो है वो कॉमन है, वो एक ही है, या इन दोनों के अलावा कोई एक बात है जो दोनों वाक्यों में आ रही है, हम उसको हटा देंगे और वाक्य को संकुचित कर देंगे। जैसे हमने एक वाक्य लिया, ग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं, ठीक है साहब, और उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। देखो, ग्रह हैं वो भी सूर्य के आसपास घूमते हैं और उपग्रह हैं वो भी सूर्य के आसपास घूमते हैं। तो आपने गौर किया कि इनका जो विधेय है ये कॉमन हो गया, ये तो हमारा योजक हो गया, ठीक है। 2 अलग अलग उद्देश्य हो गए लेकिन उनका विधेय कॉमन हो गया। तो हम क्या करेंगे? हम इसका करेंगे ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के आसपास घूमते हैं। हमने क्या किया? हमने इस वाक्य को संयोजक के माध्यम से, पास पास लाने के माध्यम से इनको छोटा कर दिया, ठीक। अब हम लेते हैं उदाहरण विभाजक का, कि विभाजक के माध्यम से हम कैसे संयुक्त वाक्यों को छोटा करते हैं, संकुचित करते हैं। संयुक्त वाक्यों को संकुचित करने का जो दूसरा तरीका है वह है विभाजक। उदाहरण लेते हैं मित्रों, जैसे न उसमें पत्ते थे एवं न उसमें फल थे, ठीक है। न उसमें पत्ते थे और न उसमें फल थे। हम इनको एक करना है तो कैसे करेंगे कि उसमें न उसमें पत्ते न फल थे, न उसमें पत्ते न फल थे। हमने बड़े वाक्य को उठाकर संकुचित कर दिया या छोटा कर दिया। चलिए अब देखते हैं विरोध मूलक। विरोध मूलक के अंदर जो वाक्य है वो कैसे संकुचित होगा, संयुक्त वाक्य।
विरोध मूलक। तीसरी कैटेगरी हो गई हमारी विरोध मूलक। क्या कर रहे हैं अपन, हम लोग संयुक्त वाक्य को संकुचित किस किस तरीके से किया जाता है हम वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण लेते हैं, इस समय वह महात्मा के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ। इस समय वह महात्मा के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ, या इसको ऐसे करते हैं, इस समय वह गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ, वरन इस समय महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए कर दो। इस समय वह गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए, वरन इस समय महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी ये कोई पर्टिकुलर घटना है, उस घटना से पहले वो गांधी जी कहलाते थे और उसके बाद में फिर वो क्या हुए, महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। यानी हमने एक बड़ा वाक्य ले लिया। अब हम इसको छोटा करेंगे। छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, छोटा करके बनाएंगे। इस समय वे गांधी जी नहीं वरन महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इतना लंबा संयुक्त वाक्य हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। इस समय वह गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए, वरन इस समय महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। हमने क्या कर दिया, इस समय वे गांधी जी नहीं वरन महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। चलिए अब आते हैं परिणाम बोधक। परिणाम बोधक तरीके से हम कैसे संयुक्त वाक्य को संकुचित वाक्य में परिवर्तित करते हैं या उसको छोटा बनाते हैं। चौथा तरीका है हमारा वाक्य को छोटा करने का, परिणाम बोधक। उदाहरण लेते हैं परिणाम बोधक का। पत्ते सूख रहे हैं। पत्ते सूख रहे हैं, इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं। वे पत्ते सूख रहे हैं, इसलिए वे पीले दिखाई देते हैं। अब इसको छोटा करके क्या बनाएंगे, वे पत्ते सूख रहे हैं, इसलिए पीले
दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, कोई भी बड़ा वाक्य होगा, बड़ा संयुक्त वाक्य होगा, तो उसको हम छोटे वाक्यों के अंदर, छोटे संकुचित वाक्यों के अंदर हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ध्यान रखिए मित्रों, संयुक्त वाक्यों का मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में, साधारण वाक्य का संयुक्त वाक्य में, साधारण वाक्य का मिश्र वाक्य में, ये परिवर्तन प्रायः कॉमन है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम लोग ये चीज़ फिलहाल नहीं लेंगे, हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोगों ने बात की थी कि जो वाक्य हैं उसके प्रकार क्या होंगे, तो वाक्य के 3 प्रकार हमारे सामने आए थे। पहला प्रकार आया था साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्यों को किस प्रकार छोटा किया जा सकता है, संकुचित किया जा सकता है, ये हमने समझा। अब हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर। देखो भाई, अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार माने गए हैं, और वो जो 8 प्रकार माने गए हैं, सबसे पहले हम उनका नामोल्लेख करते हैं, फिर हम एक एक करके उन भेदों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले विधिवाचक, विधिवाचक, इनको हम विधानवाचक भी कह सकते हैं। वो कहते हैं ना कि भाई ये तो सब विधि का विधान है, ये सब तो ईश्वर का विधान है। तो विधान का मतलब कोई नियम, कोई अफर्मेशन है ना, कोई स्वीकृति, तो विधिवाचक या विधानवाचक। दूसरी कैटेगरी हो जाएगी, जब एक जगह हम अफर्मेशन कर रहे हैं, स्वीकृति कर रहे हैं, तो इसका विरोध क्या होगा, इसका विलोम क्या होगा, निषेध। तो दूसरा हो जाएगा अर्थ के आधार पर निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है। थर्ड कैटेगरी में आते हैं हम लोग। थर्ड कैटेगरी इच्छावाचक, इच्छावाचक, इसमें हमारी कोई विश होती है, हमारी कोई इच्छा होती है, हमारी कोई कामना होती है, उसकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो अर्थ के आधार पर तीसरा जो हमारा वाक्य होगा वह होगा इच्छावाचक। अगला है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, आज्ञा का लेना देना आप जानते हैं कि अपने गुरुजनों से, अपने माता पिता से, अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनसे हम आज्ञा लेते हैं, और वो आज्ञात्मक स्वर में हमें कुछ काम करने को कहते हैं। वो सारे वाक्य, वो सारे प्रकार के जो वाक्य हैं वो किस में रखे जाएंगे, आज्ञावाचक वाक्यों में रखे जाएंगे। पांचवी कैटेगरी है प्रश्नवाचक, सवाल करना। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर सवाल किया जाएगा। छठा विस्मयवाचक, इसमें विस्मयादि अलग अलग जो विचार हैं, अलग अलग जो मनोभाव हैं, उनकी अभिव्यक्ति की जाती है विस्मयवाचक में। विस्मयादि वाचक वाक्य। सातवीं कैटेगरी आ जाएगी संदेहवाचक।
जहाँ पर वाक्यों में कोई संदेह व्यक्त किया जाएगा। और अंतिम कैटेगरी है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। ध्यान रखिए मित्रों, ये जो 8 कैटेगरी हैं, ये 8 कैटेगरी अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इनके बारे में हमें डिटेल में बात करने के लिए एक और वीडियो की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपने अगले वीडियो तक जिसमें हम इन अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के जो वाक्य हैं इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।